एनिमे की शुरुआत एक खतरनाक फेनरी के दिखाई देने से होती है, जो कि एस रैंक बीस्ट और अपने आप ही में पूरे शहर को तबाह करने की क्षमता रखता है। ये भयंकर प्राणी रोज गांव पर अटैक कर रहा था, जिसे देखकर लोग उदास हो गए थे। उन्होंने अपनी सारी बचत खर्च कर दी थी और प्रसिद्ध एडवेंचर पार्टी ब्लेजिंग ड्रैगन फैन को हायर किया था ताकि वो इस बीस्ट का सामना कर सके। एक दिन जब पार्टी इंतजार कर रही थी, तब फेनरी ने अंततः दिखा दी। वो उनकी तरफ झटके से बढ़ा, जिससे एक इंटेंस जंग शुरू हो गई। उनकी बेहतरीन कोशिश के बावजूद वो बीस्ट बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली साबित हुआ। वो थोड़ी देर के लिए उसे रोकने में सफल हो जाते हैं, उसके जबड़े बंद कर देते हैं और एक मौका मिलने पर लाल बालों वाला वॉरियर जुलानो अपने ब्लेजिंग शॉट के साथ हवा में धूल भरकर बीस्ट को एक भयानक वार से मार डालता है। अंततः बीस्ट को मार दिया जाता है और गांव में खुशी की लहर चल पड़ती है। इस दौरान एक लड़का कोर, जो पार्टी का एक हिस्सा था, सिर्फ एक सहायक के रूप में था। उसके बाकी साथियों के मुकाबले उसके पास लड़ने की ताकत नहीं थी, लेकिन ये लड़का इस कहानी का हीरो बनने वाला था। ये उसकी यात्रा थी जो दुनिया को बचाने की तरफ निकलती है। अगले दिन सुबह पार्टी मील के लिए जमा होती है। जुलानो अपना खाना खाने के बाद बाकी खाना जमीन पर फेंक देता है, जो कि एक बदतमीजी और बेइज्जती की बात थी। बिना किसी देर के कोर तुरंत उसके खाने की सफाई करने के लिए दौड़ पड़ता है। गुस्सा होते हुए जुलानो उसे और खाना लाने का हुक्म देता है। फिर अचानक पार्टी ने कोर के खिलाफ अपना रुख बदल दिया। आज तुम्हारा आखिरी मील है जो तुम हमारे लिए बना रहे हो, उन्होंने कहा। कोर हैरान होकर पूछता है, तुम्हारा क्या मतलब है? जुलानो मुस्कुराया, क्या तुम इतने बेवकूफ हो? तुम्हें हमारी पार्टी से निकाल दिया गया है। कोर घबरा के बोला, मैंने क्या गलत किया? जुलानो ने उसे अपने मजाक का शिकार बनाया। तुम बस एक बोझ हो, तुम तो एक स्लाइम को भी नहीं मार सकते। ब्लॉन्ड बालों वाली मेज मल्ली वाइस ने ठंडी आवाज में कहा, हमारी पार्टी में सिर्फ 4 लोग हो सकते हैं। अगर हमें अपनी ताकत बढ़ानी है तो हमें एक हाई रैंकिंग मेज को भर्ती करना होगा, और इसका मतलब किसी को निकालना पड़ेगा। और सच बोलूं तो तुम ही सबसे कमजोर लिंक हो। निराश को उनसे विनती करता है कि वो अपना फैसला बदल ले, लेकिन जुलानो उसे एक भयंकर पंच मारकर चुप करा देता है। बंदर, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। अकेला और निश्चित दिशा के बिना कोर अपनी यात्रा पर निकल पड़ता है। एक हफ्ता बाद वो एक व्यस्त शहर पहुंचता है और एक जगह जिसे हेलो वर्क कहा जाता है। घबराते हुए लेकिन अपने इरादे में पूर्ण वो अंदर जाता है और रिसेप्शनिस्ट डेस्क पर एक युवा लड़की उसे मुस्कुराते हुए स्वागत करती है। वेलकम टू एसएमएस स्ट्रीट, सर कैसे मदद कर सकती हूँ? कोर एक गहरी सांस लेता है। मुझे एक नौकरी चाहिए। लड़की मुस्कुराते हुए कहती है कि शुरू करते हैं इंटरव्यू से। फिर वो उसे सवाल करना शुरू करती है। कोर सफाई से जवाब देता है, मेरा नाम कोर है, मैं 15 साल का हूँ और मैं पहले ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग एडवेंचर पार्टी के लिए कई सारे छोटे काम करता था, लेकिन अभी वो मुझे निकाल चुके हैं। पार्टी अब एसएस रैंक पर पहुंच चुकी है। रिसेप्शन मुस्कुराते हुए उसे तसल्ली देती है। वो बात मत करो, ब्लेजिंग ड्रैगन फैंग के हिस्सा रहने की बात कहना तुम्हारे रिज्यूमे को सुधारेगा। लोग तुम्हें बेहतर नजर से देखेंगे। उसके बाद वो नेक्स्ट स्टेप पे बैठती है। अब हम तुम्हारा एप्टीट्यूड टेस्ट करेंगे, जो तुम्हारे जन्म से दी गए नेचुरल टैलेंट को दिखाता है। कुछ लोग के पास अनोखे उपहार होते हैं। एप्टीट्यूड जी रैंक से लेकर एसएस रैंक तक होते हैं, जो कि बिल्कुल अच्छा स्टार होता है। जैसे कि अगर किसी का शॉर्टमैनशिप एप्टीट्यूड लो हो तो वो लकड़ी को भी काटने में मुश्किल महसूस करेगा, जबकि हाई रैंक शॉर्टमैन स्टील को भी आसानी से काट सकता है। कोर का इवैल्यूएशन करने के बाद रिसेप्शनिस्ट ने अपना चेहरा उदास कर दिया। तुम्हारा जी रैंक है। कोर का दिल टूट गया। तो क्या मेरा कोई टैलेंट नहीं है? वो साय करते हुए बोली, मुझे खेद है, लेकिन इससे तुम्हारी जॉब ऑप्शन काफी लिमिटेड हो जाएगी। कोर का मन टूट गया, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से कहा, हमने तुम्हें नॉन कॉम्बैट स्किल के लिए टेस्ट नहीं किया। ब्लैक मिस्टिंग ऑल्की में कुछ ऑप्शंस है। कोर के आंखों में चमक आ गई। सच में? हाँ, लेकिन हमारे स्पेशलिस्ट वीना कहीं गई हुई है। वो इन इवैल्यूएशन को हैंडल करती है। एक हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। कोर का जो एक्साइटमेंट था वो धीरे धीरे धुंधला गया। एक हफ्ता? मेरे पास तो पैसे भी कम है, तब तक मैं कैसे जीवन चलाऊंगा? रिसेप्शनिस्ट कुछ देर सोचने के बाद बोली, इस तरह करो, उस सैंड बैग को देखो, कोशिश करो उसे उठाकर देखने की। कोर ने सिर हिला दिया और बैग के पास गया। जैसे ही उसने बैग को उठाया, उसे एहसास हुआ कि वो काफी भारी है। उसने मुश्किल से उसे हिलाया। रिसेप्शनिस्ट मुस्कुराते हुए बोली, बस इतना काफी है। मुझे पता है कि वो बैग काफी भारी है और तुमने उसे हिलाया। इसका मतलब कि तुम कंस्ट्रक्शन का काम करने के लिए काफी मजबूत हो। एक बॉर्डर सिटी है तयकुन परवेश, जहाँ वॉल रिपेयर करने के लिए वर्कर्स की जरूरत है। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मैं तुम्हारे लिए रिकमेंडेशन लेटर लिख सकती हूँ। कोर ने अपनी जिद छोड़ दी। सितेश की ओर बोला, मैं ले लूंगा। रिसेप्शनिस्ट ने लेटर तैयार किया, उसे दिया और शुभकामनाएं दी। बॉर्डर सिटी पहुंचने पर कोर ने अपना रिकमेंडेशन लेटर फार्मर को दिया। फार्मर ने उसे शक से देखा। कोर पतला था, बिल्कुल भी एक मजबूत लेबर का इमेज नहीं था। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद फार्मर ने थोड़ा साय किया। हमें वर्कर्स की जरूरत है, हमें पिकी होने का वक्त नहीं रखते हैं। ठीक है, तुम काम पर हो। फार्मर ने कोर को उसका पहला काम दिया। सीमेंट को मिक्स करो और वॉल पर लगाओ। सुनो, मैं 3 घंटे बाद तुम्हारा काम चेक करने आऊंगा। गलत काम मत करना। तुम्हें कम से कम आधा बेरियल सीमेंट इस्तेमाल करना होगा। तुम्हारा पे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे डिपेंड होगा। अगर तुम काम में ढीले दिख गए तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। कोर ने सिर्फ सिर हिलाया और पूरा इरादा करते हुए काम करने लगा। उसे एक विचार आया, अगर मैं सीमेंट में माना इन्फ्लुएंस करूँ तो? अगर वो सीमेंट को मजबूत बना सकता है तो वॉल और भी मजबूत बनेगी। कोर ने अपना पूरा माना लगा दिया काम करने में। और भी जब आधा बेरियल सीमेंट किसी काम का नहीं लगा, और तो भी वो अपने काम में लगा रहा। 3 घंटे बाद जब फार्मर वापिस आया तो उसकी आंखें छवि से खुल गई। फार्मर हैरान हो गया। क्या तुमने 3 घंटे में वेस्टर्न वॉल का 1/3 हिस्सा रिपेयर कर दिया? तुमने सोल्यूशन ऊपर तक कैसे पहुंचाया? मैं समझ नहीं
पा रहा हूँ। स्कैफोल्डिंग या लैडर तो दिखाई नहीं दे रहे। कोर बस इतना ही बोला। मैंने सीमेंट इकट्ठा किया, उसे ऊपर उछाला और एक स्टिक से उसी जगह पे लगा दिया। फार्मर का मुंह खुला के खुला रह गया। तुम यहाँ कितने देर तक काम करने वाले हो? कोर थोड़ा सा सोचने के बाद बोला, मुझे 1 हफ्ते तक काम करने का मौका मिले तो मैं सोच रहा था। फार्मर अपने माथे को दबाते हुए बोला, आज के लिए इतना काफी है, जाके आराम कर लो। उसने कोर को स्पेशल पेमेंट दी और वादा किया कि बाकी का पैसा हेलो वर्क के जरिए ट्रांसफर किया जाएगा। कोर की आंखें खुल गई। उसने काफी ज्यादा पैसे पाए थे। खुशी से वो अपने आप से वादा करता है कि वो अगले दिन और भी ज्यादा मेहनत करेगा। अगले दिन सुबह कोर वापस आता है और वही तेज गति से वॉल के बाकी हिस्सों को कंप्लीट किया। बाकी वर्कर्स बस हैरान रह गए। 3 दिन पहले वेस्टर्न वॉल का एक छोटा हिस्सा भी कंप्लीट नहीं था और अब पूरी वॉल फिनिश हो गई है। ये लड़का किस तरह का मॉन्स्टर है? फार्मर ने कोर को बुला के कहा, सुन, मैं यहाँ तुझे और काम करने नहीं दे सकता। कोर का दिल टूट गया। क्यों? क्या गलत किया मैंने? फार्मर जवाब दिया, यह प्रोजेक्ट गरीबों को काम देने के लिए था। अगर तुम यहाँ काम करोगे तो किसी और को काम नहीं मिलेगा। तुम्हारे काम की लेवल एसएस रैंक के बराबर है। तुम्हें कुछ बड़ा करना चाहिए। कोर के कुछ कहने से पहले फार्मर ने उसके बाकी का पैसा उसके हाथ में दे दिया। जा रॉयल कैपिटल जा, वही तेरी जगह है। ये साफ था कि कोर को उसकी खुद की उतनी अच्छी कला के लिए निकाला जा रहा था। निराश कोच हेलो वर्क वापस आया और किल को बताया कि क्या हुआ। किल ने सोच समझ कर सुना, वेलना 3 दिन में आएगी, लेकिन तुम तब तक क्या करोगे? इसी दौरान उन्होंने रिसेप्शन डेस्क पर एक बात सुनी, ऐसी कंडीशन के साथ कोई भी जॉब लेने को तैयार नहीं होगा। एक रिसेप्शनिस्ट ने एक फीमेल एडवेंचर से कहा। किल ने क्यूरियोसिटी से उसकी तरफ कदम बढ़ाए। क्या हो रहा है? उसके कॉलीग ने बताया, ये एडवेंचर एक माइनर को हायर करना चाहती है, लेकिन वो बस सक्सेसफुल रिजल्ट पर पेमेंट देने की बात कर रही है। कोई अपफ्रंट पेमेंट नहीं और माइंड पूरी तरह से अनएक्सप्लोर है। केल ने घबरा कर कहा, ये काफी मुश्किल है, शायद मैं इन्वेस्टर का सजेस्ट दे सकूं। एडवेंचर ने झट से जवाब दिया, अगर मैं रिक्वायर्ड टैक्स नहीं दे पाई तो सप्ताह के अंदर गवर्नमेंट मेरे माउंटेन को कब्जा कर लेगी। कोर जो सुन रहा था और तुरंत आगे बढ़ा और बोला, मैं ये काम कर लूंगा, सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। कोर ने कंटिन्यू किया, मेरे गाँव में मैं पहले माइंस में मदद करता था, मुझे काम आता है। कील ने थोड़ा घबरा कर कहा, कोर तुम समझ नहीं रहे हो ना, ये काम बिना गारंटीड पे का है। उसके कहने से पहले एडवेंचर ने अपने मुंह से फूका, मुझे एक मजबूत इंसान की जरूरत है, एक धुआं लड़का, आइडिया होगा, ना कि एक पतला बच्चा जो कि आधा हो जाएगा। कोर अपनी स्थिति पर खड़ा रहा, मुझे अनुवेद है, बस मुझे एक मौका दे दो। एडवेंचरर ने उसे कुछ देर तक देखा और काफी शाय करते हुए कहा, तुम मेरे साथ चल रहे हो। इसी समय कोर का कंस्ट्रक्शन का काम होने के बाद उसका पेमेंट हेलो वर्क में डिपॉजिट हो गया। कील ने पेपर वर्क उठाई और थोड़ा थामा गया। 200 गोल्ड कॉइन उसके हाथ कपकपाते हैं। ये उसने सिर्फ 2 दिन में कमाया। कील अपनी गन देख रही होती है और इतने ज्यादा पैसे को समझना उसके लिए मुश्किल हो गया था। उसने जमीन पर देखा, सैंडबैग को स्ट्रेंथ टेस्ट के लिए यूज किया गया था। उसकी कॉलीग ने रीअश्योर किया, ओह इनकी चिंता मत करो, हम इन्हें हटा देंगे। लेकिन केल ने शक करते हुए कहा, ये सैंडबैग नहीं है। उसकी कॉलीग ने अनजाने में कहा, क्या मतलब? कील ने गहरी सांस लिया, ये माना मेजरिंग वेट्स हैं। ये उन्होंने जितने माना प्रोसेस किया है उनके हिसाब से ज्यादा भारी हो जाता है। नॉर्मल लोग इन्हें एक्टिवेट भी नहीं कर पाते। ये सिर्फ रॉयल कोड मेज लेवल के माना वाले लोग ही टारगेट कर सकते हैं। एक गहरी खामोशी छाई। अगर कोर ने इन्हें थोड़ा सा भी हिला दिया तो? वैसे वो कौन था? गिल्ड रिसेप्शनिस्ट ने कर्टसल से पूछा, क्या वो इन्हें बाहर ले जा सकती है? कर्टसल ने मान लिया और ट्राई किया, लेकिन ये उनके लिए ज्यादा भारी साबित नहीं हुआ। उसने याद किया कि कोर ने इसे कितने आसानी से उठाया था। बाद में हम कोर और अलिशिया को जंगल में देखते हैं। कोर उससे पूछता है कि सिर्फ एक टेन क्यों है? अलिशिया जवाब देती है कि ये 2 लोगों के लिए काफी बड़ा है। कोर हैरान होकर बोलता है, मुझे एक लड़की के साथ 10 शेयर करना नहीं सोचना चाहिए। लूशिया गुस्से में उससे कह देती है कि एक और शब्द भी मत बोलना, और ये भी कहती है कि वो 10 साल की उम्र से एक एडवेंचरर है और कभी भी क्यूट नहीं कही जा सकती है। वो उसे कहती है कि वो अजीब बातें बंद करे। फिर वो उसे खाना देती है। कोर से पूछता है, क्या उसने खाना खुद बनाया है? तो लूशिया जवाब देती है कि इसको कुकिंग कहना मुश्किल है, बस उसने उसे उठिल दिया है। कोर मुस्कुराता है और कहता है कि काफी टाइम बाद किसी ने उसके लिए खाना बनाया है, इसलिए वो काफी खुश है। रात में कोर नोटिस करता है कि अलिशिया बिना कपड़ों के सोई है, लेकिन वो बिना उसे हाथ लगाए बाहर चला जाता है सोने के लिए। सुबह अलिशिया नोटिस करती है कि कोर ने उसके कपड़े ठीक कर दिए हैं और वो उसका शुक्रिया अदा करती है। वो कोर्ट से कहती है कि वो तब निकलेगी जब वो तैयार हो और उन्हें हफ्ते के एंड तक 10 सोना कॉइन कमाना होगा। कोर्ट पूछता है, क्या उसने डिसाइड किया कि खोदना शुरू करना कहाँ से है? तो अलिशिया कहती है कि वो आसपास कहीं से भी शुरू करेगी। कोर्ट उसे वार्न करता है कि अगर रैंडम जगह पे खोदेगी तो उसे कोई और नहीं मिलेगा, इसलिए वो थोड़ा देखने का फैसला करता है। कोर्ट फिर एक पत्थर उठाता है और उसे तोड़ता है और उसके अंदर काफी सारे क्रिस्टल मिलते हैं। एक क्रिस्टल अकेले 3 सोने कॉइन्स का होना चाहिए, जिससे अलिशिया काफी हैरान होती है क्योंकि उन्होंने अपने गोल का 1/3 ऑलरेडी अचीव कर लिया है। फिर वो ऑल रॉक्स एग्जामिन करते हैं और काफी क्रिस्टल इकट्ठा करते हैं। येशा कहती है कि उन्हें बेच देना चाहिए, लेकिन कोर्ट कहता है कि पहले वाला छोड़ के बाकी सब क्रिस्टल बहुत छोटे हैं, उसका ज्यादा दाम नहीं मिलने वाला। फिर वो उन्हें मैजिक क्रिस्टल में बदलने का सुझाव देता है। उसके सामने एक क्रिस्टल को मैजिक क्रिस्टल में बदल देता है, जिससे येशा हैरान हो जाती है। अलिशिया को पता है कि पूरे किंगडम में 10 से भी कम मैजिकल आर्टिसंस हैं जो मैजिक क्रिस्टल को बना सकते हैं। वो और भी हैरान हो जाती है जब कोर्ट ये काम कुछ ही सेकंड में कर लेता है, क्योंकि इवन सबसे छोटे आर्टिसंस को इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में कम से कम 1 घंटा लगता है। कोर्ट
समझ जाता है कि उसके पास ज्यादा माना नहीं है, पर जो वो किया है वो काफी होगा। शाम को अलीशिया अपने पास क्रिस्टल का बैग लेकर निकलती है और कोड उससे कहता है कि वो रुकेगा क्योंकि उससे कुछ काम है जो वो करना चाहता है। अलीशिया उसे अलविदा कहकर और उसका शुक्रिया अदा करके क्रिस्टल बेचने चली जाती है। लूसिया ने कहा कि सुबह फिर वो मिलेगी। जब लूसिया क्रिस्टल बेचने के लिए पहुंची तब एक गार्ड ने उसे आउटसाइड से आए क्रिस्टल के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट देखने को कहा। लूसिया ने बताया कि ये लोकली प्रोड्यूस किए गए हैं और उसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। गार्ड ने फिर पूछा कि ये किस वर्कशॉप से आए हैं। लूसिया ने अपना क्रिस्ट दिखाया जो कि दिखाता है कि वो एक एडवेंचरर है जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है। गार्ड डर गया और जल्दी से माफी मांगता है। लूसिया ने फिर अपना टेलीपोर्टेशन स्टोन यूज करने की रिक्वेस्ट की क्योंकि उसे रॉयल कैपिटल जाना था। उसके बाद वो एक स्टोर गई जहाँ पर यंग वुमेन ने उसका स्वागत किया। लूसिया ने उसको एक क्रिस्टल दिखाया। शॉपकीपर ने उसका एग्जामिन करके कहा कि इसका ग्लो काफी वीक है, शायद इसका ज्यादा दाम ना हो, लगभग 10 सिल्वर कॉइंस। फिर वो क्रिस्टल को अंदर ले गई फर्दर इन्फेक्शन के लिए। इस दौरान लूसिया सोचती है कि मुझे कोई सरप्राइज नहीं है कि इसका दाम ज्यादा नहीं मिलेगा। थोड़ी देर बाद शॉपकीपर वापस आई और कहा मैं इसे 10 गोल्ड कॉइन में खरीद सकती हूँ। इस मैजिक क्रिस्टल में यूजुअली अमाउंट से 10 टाइम ज्यादा माना इन्फ्लुएंस है। हालांकि ग्लो करने के बावजूद इसे स्पेसिफिकली माना लीक रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। लूसिया काफी हैरान हो गई और बोली मेरे पास और ऐसे 49 हैं। शॉपकीपर तुरंत उसे 500 गोल्ड कॉइन से भरा हुआ बैग उठा कर देता है। लूसिया को यकीन नहीं होता। फिर शॉपकीपर कहती है कि इस मैजिक क्रिस्टल को मेरे शॉप के अलावा कहीं और मत बेचना। मुझे शक है कि दूसरे स्टोर इनकी वैल्यू समझ पाएंगे, लेकिन मुझे बताएं इन क्रिस्टल को किसने बनाया। लूसिया ने जवाब दिया मैं बस उनका नाम बिना उनकी परमिशन के नहीं देना चाहती। फिर लूसिया एम्प्लॉयमेंट ऑफिस गई जहाँ उसने वही रिसेप्शनिस्ट से मिलने की कोशिश की जो कोर्ट के जॉब के एप्लीकेशन के वक्त मिली थी। लूसिया ने पूछा कोर्ट कौन है। रिसेप्शनिस्ट ने जवाब दिया सब क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। तब लूसिया ने अपना रॉयल एडवेंचरर्स एम्ब्लम निकाला। ये देखते ही रिसेप्शनिस्ट ने तुरंत कोर्ट का रिकॉर्ड निकाला और उसे दे दिया। लूसिया ने उन्हें पढ़ा और जाना कि कोर्ट कभी ब्लेजिंग ड्रैगन फैन का मेंबर था, लेकिन इसके बावजूद उसके हर फील्ड में जी रैंक था। उसे कैसल वॉल रिपेयर करते वक्त 3 दिन में निकाल दिया गया था, लेकिन उसे 200 गोल्ड कॉइन दिए थे क्योंकि उसे अपने आप पूरी नॉर्थ वॉल प्रिपेयर कर दी थी। लूसिया ने फिर कहा इस अमाउंट को जो 499 गोल्ड कॉइन है कोर्ट के अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए और एक एडवेंचरर के रूप में जो डायरेक्टली रॉयल फैमिली के अंडर काम करती है मैं आपको हुक्म देती हूँ कि कोर्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को सीक्रेटली कॉन्फिडेंशियल रखिए। फिर लूसिया वहाँ गई जहाँ वो और कोर्ट कैंप कर रहे थे, लेकिन वो वहाँ पहुंचकर हैरान रह गई जब उसने बड़ा और खूबसूरत घर देखा। शॉक होकर वो पूछती है कि ये क्या है। कोर्ट जवाब देता है मैंने ये तुम्हारे शहर जाने के दौरान बनाया है। लूसिया बस चुप हो गई और कहने लगी तुमने ये एक ही रात में बनाया। कोर्ट बस सिर हिलाता है और कहता है मेरे गाँव में तो सब ऐसे कर सकते हैं। और इसके साथ एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए बने रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। अब नई कहानी शुरू होती है। आर्थर एक बच्चा है जो एक मैजिकल दुनिया में दोबारा जन्म लेता है। उसके परिवार को जल्द ही मालूम होता है कि उसके पास एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जिससे वो इस दुनिया में राज करेगा। कहानी की शुरुआत होती है जब एक नया जन्मा हुआ बच्चा अपनी आंखें खोलता है। उसके माँ बाप प्यार और खुशी के साथ उसे देख रहे होते हैं। दोनों कहते हैं कि बच्चे के फीचर्स उनसे मिलते हैं और वो अपने नए परिवार के सदस्यों को देखकर खुशी से झूम उठते हैं। फादर नेलो उसका नाम आर्थर रखते हैं और तुरंत चाहता है कि वो उसे पापा कहे, लेकिन माँ अलाइस कहती है अभी वो बहुत छोटा है। जब दोनों पेरेंट्स आर्थर के साथ मस्ती कर रहे होते हैं आर्थर सोचता है ये लोग कौन है। ये कह रहे हैं कि ये मेरे माँ बाप हैं। क्या मैं अपनी पिछली जिंदगी में मर गया था? क्या मैं अपनी यादों के साथ दोबारा जन्म ले चुका हूँ? वो तारे भरे आसमान को देखते है और सोचता है इतने बड़े यूनिवर्स और दुनिया पे रूल करने के बाद मैं ये सब कुछ झेल रहा हूँ। मुझे तो बर्फ कराने तक की जरूरत है। ये सब काफी एम्बेरसिंग है। आर्थर अपनी नई लाइफ से नफरत नहीं करता, लेकिन वो खुश भी नहीं है। डायपर पहनना हमेशा डेंजर का डर, ये सब कुछ उसे पसंद नहीं। वो अपने हाथ को कस के बंद करता है बस अपने गार्ड को ऊपर करने के लिए। उसका फादर इस मोमेंट का यूज करता है, अपना फिंगर उसके हाथ के बीच में रखता है और वाइफ से कहता है देखो कितना प्यार करता है मुझसे। आर्थर थोड़ा स्ट्रगल करता है और जोर से दबाता है जिससे वो पॉटी कर देता है और अब उसकी माँ को उसका डायपर बदलना पड़ता है। इस एम्बेरसमेंट से आर्थर रो देने के करीब आ जाता है। वो चाहता है ये अजीब सपना खत्म हो जाए, लेकिन यही उसकी नई रियलिटी है। उसके बाद आर्थर एक अजीब चीज देखता है। उसका फादर मैजिक यूज करता है अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसकी माँ भी मैजिक यूज करती हीलिंग के लिए। आर्थर हैरान होता है उसकी पुरानी लाइफ में मैजिक तो था ही नहीं। वो जनरली मैजिक से फैसिनेट हो जाता है और डिसाइड करता है कि उसे और देखने के लिए जल्दी बड़ा होगा। तभी उसका फादर जंगल में जाता है और एक बीस्ट को अपने मैजिक स्ट्रेंथ से हरा देता है और थोड़ी देर बाद उसके कुछ दोस्तों का ग्रुप उससे मिलने आता है। आगे जाके ये सभी लोग कहानी में एक इम्पोर्टेंट रोल निभाएंगे। आर्थर की बात करें तो जब उसके पास कुछ करने को नहीं होता तो वो अपने आसपास के माहौल का ऑब्जर्वेशन करता है और जितनी हो सके नॉलेज गैदर करता है, क्योंकि दुनिया भर में नॉलेज ही पावर होती है। रेनॉल्ड्स जब हंटिंग सेशन के बाद घर लौटता है तो आर्थर सोचता है कि क्या ये एक ऐसी सोसाइटी है जहाँ पर व्यक्ति को वेपन रखने की इजाजत है? अगर हाँ, इसका मतलब ये है कि बाहर की दुनिया काफी खतरनाक है। आर्थर को लगता है कि उसे भी जल्दी पावर हासिल करनी चाहिए ताकि वो भी इस नए दुनिया के हिसाब से खुद को ढाल सके। उसके पास कई सवाल है जो कि वो अभी नहीं पूछ सकता, लेकिन इतने फ्रस्ट्रेशन के बाद भी अपने माँ बाप के साथ बिताए जा रहे वो अनमोल और प्यारे पल खुशी से भर देता है। अपनी पिछली जिंदगी में आर्थर को
को चैन से सोने तक की इजाजत नहीं थी। हर रात उसके दुश्मन उसकी जान लेने के लिए आते थे, पर अब जब उसे पहली बार शांति मिल रही है तो वो धीरे धीरे अपने नए जीवन के साथ कंफर्टेबल हो रहा है। कुछ दिनों, हफ्तों या शायद महीनों के बाद आर्थर चलना सीख जाता है और तुरंत मिरर के पास जाकर देखता है कि वो कैसा दिखता है। जब उसके माँ बाप आसपास नहीं होते तो वो चुपके से अपने बिस्तर से निकलता है और लाइब्रेरी चला जाता है। वहाँ वो एक किताब उठाता है दुनिया के बारे में ज्यादा जानने के लिए। उसे पता चलता है कि जिस कॉन्टिनेंट में वो पैदा हुआ है उसका नाम दिकतन है। दिकतन में 3 किंगडम है। डॉफ किंगडम जहाँ पर दाफ रहते हैं, एलनवर किंगडम जहाँ पर लीवस एक घने जंगल के बीच में राज करते हैं, और सफीन किंगडम जहाँ पर ह्यूमंस रहते हैं, जिसमें आर्थर भी शामिल है। आर्थर का देश एक मोनोकर्ली है, लेकिन यहाँ राजगद्दी विरासत में मिलती है, न कि उसकी पिछली दुनिया की तरह जहाँ पर किसी को मारकर ताकत हासिल किया जा सकता था। जब आर्थर को थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो एक मैजिक की किताब ढूंढता है। एक प्यारे तरीके से उसे शेल्फ से निकालता है। किताब देखकर उसे अपनी पुरानी ज्यादा एडवांस दुनिया याद आती है और वो सोचता है कि ये दुनिया उसके पहले वाले जीवन से कितनी बिछड़ी हुई है। वो किताब पढ़ते हुए ये समझने लगता है कि इस दुनिया में मैजिक को माना कहते हैं। माना सिर्फ वंश पर वंश चलता है और हर 100 में से सिर्फ एक ही व्यक्ति में होता है। इस दुनिया में सिर्फ 2 तरह का माना होता है, ऑगमेंटिंग जिसमें माना के जरिए बॉडी की एबिलिटीज को इनहांस किया जाता है, और कॉन्जूरिंग जिसमें माना को बाहर प्रोजेक्ट करके उसका कंट्रोल किया जाता है। ये सब पढ़ते हुए उसे अपनी माँ की मैजिक याद आती है, जिससे वो क्लियरली एक कॉन्जूरियर निकलती है। हर व्यक्ति जिसके पास माना होता है उसके पास एक मोनोकोर होता है, और ज्यादातर स्पेल कास्टर प्यूबर्टी के टाइम पे माना कोर का यूज करना शुरू करते हैं। जब वो इस प्रोसेस को सही से समझ जाते हैं और मास्टरी हासिल कर लेते हैं तब वो मेज बन जाते हैं। ये पढ़कर आर्थर सोचता है कि ये कॉन्सेप्ट काफी हद तक की जैसा है, जिससे वो अपनी पिछली जिंदगी में अच्छी तरह समझता था, लेकिन उसे शक है कि क्या ये नॉलेज उसके लिए एक वेपन बन सकती है, जैसे वो एक वेनाबी कुंफू वॉरियर की तरह सोचता है। इस वक्त वो अपने अंदर की एनर्जी को चैनल करता है और एक नए लेवल पर पहुंचने ही वाला होता है। तभी उसकी माँ अलायंस उसे इनकरप्ट करती है। वो उसे गोद में उठाती है जैसे वो एक छोटा बच्चा हो और उसे नजदीक से देखती है। पहले आर्थर को लगता है कि उसकी माँ ने उसका राज पकड़ लिया, लेकिन फिर वो बताती कि आर्थर ने अपना डायपर गंदा कर लिया है, जो कि उसने क्लियरली किया भी था। एलिस डायपर चेंज करने चली जाती है और आर्थर अंदर से टूटता है। उसे लगता है कि ये शरीर एक कैद बन चुका है। वो कसम खाता है कि आगे चल के वो ज्यादा पावर हासिल करेगा। बाद में एलिस आर्थर के जीवन के मोमेंट्स लिख रही होती है और वो उसके इम्प्रूवमेंट से बहुत खुश होती है, लेकिन एक बात उसे परेशान करती है। आर्थर ने कभी उसके सामने मुस्कुराया तक नहीं। इस सोच से वो उदास हो जाती है। किकी के बार देखती है तो उसके पिता आर्थर को तलवार चलाना सिखा रहे होते हैं। वो खुशी से एलिस को बताते हैं कि आर्थर कितना प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन एलिस गुस्सा हो जाती है। उसे लगता है कि इतने छोटे बच्चों को इतनी खतरनाक स्किल सिखाना गलत है। सॉरी भाई, औरतें समझना मुश्किल है। वो रेनोल्ड्स को जोर से डांटती हैं। आर्थर दोनों को ध्यान से देख रहा होता है। वो इन्हें देख के शादी के स्ट्रगल को समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि शायद दुनिया में महिलाएं ही शासन करती हैं। उस दिन शाम को एलिस आर्थर को मार्केट ले जाती है और आर्थर सब कुछ देख के बहुत एक्साइटेड होता है। हर एक चीज उसे एक नई लर्निंग लगती है। अब उसे समझ आता है कि छोटे बच्चे इतना घूरते क्यों हैं। उनके लिए सब नया होता है। उसको वो चीजें देखने को मिलती है जो उसके पिछली दुनिया में कभी नहीं थी। उसे मैजिक को पास से देखने का भी मौका मिलता है, जो उसके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होता है। वापिस आते वक्त आर्थर नींद में जाने लगता है, लेकिन उससे पहले वो सोचता है कि उसके परिवार ने उसके लिए कितना कुछ किया है। घर पहुंचकर उसे एलिस उसके रूम में ले जाती है और रास्ते में उसके बारे में बातें करती है, जैसे कि वो कितना क्यूरियस है, कैसे वो चुपके से उठ के पढ़ने चला जाता है और मार्केट में सब कुछ देखकर कितना हैरान हो जाता है। एलिस को लगता है कि ये सब क्वालिटी उसके पिता से आई है। वो सोचती है कि आर्थर भी एक दिन दुनिया देखने चला जाएगा, लेकिन ये उम्मीद करती है कि उसका जीवन शांतिपूर्ण हो। एक शाम आर्थर अपने पिता को मैजिक करते हुए देखता है और बहुत एक्साइटेड हो जाता है। उसे लगता है कि उसके पास अब एक ऐसा इंसान है जिसे वो पर्सनली सीख सकता है। वो देखता है कि रे जमीन से कुछ पत्थर उठा रहा है, लेकिन फिर रे रुक जाता है, जिससे आर्थर थोड़ा डिप्रेस महसूस करता है। तभी एलिस आकर कहती है कि रे तो अभी बस शुरू कर रहा था। फिर रे अपने मैजिक को एम्पलीफाई करता है और कुछ एडवांस स्किल को देखता है। ये देखकर आर्थर समझ जाता है कि उसका पिता एक ऑगमेंटर है। वो भी कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन उसका सपना तोड़ दिया जाता है जब एलिस बताती है कि अब उसका बेड टाइम हो गया है। जब एलिस उसे उठाकर ले जा रही होती है तो आर्थर एक किताब की तरफ पॉइंट करता है और जोर से चिल्लाता है कि उसे पढ़ने दिया जाए। अपनी प्यारी सी शक्ल दिखाकर वो एलिस को मना लेता है और वो उसे थोड़ी देर के लिए पढ़ने देती है। कैसे काम करता है ये जानना मुश्किल है। किताब पढ़ते हुए आर्थर अपने दिमाग में सभी नॉलेज को याद करता है जो उसने अब तक गेन किया है और एक माना कोर बनाने के लिए अपने शरीर के अलग अलग पॉइंट से माना को एक जगह चैनल करने लगता है। वो इस प्रोसेस को काफी देर तक करता है और जब उसके माँ बाप को लगता है कि वो सो चुका होगा तभी घर के अंदर से एक जोर का एक्सप्लोजन होता है। रे तुरंत अपनी पत्नी को बचाने के लिए कूदता है और उसके पीठ में जला लगता है। एलिस की सुरक्षा की तस्दीक करने के बाद दोनों को याद आता है कि उन्होंने आर्थर को घर में छोड़ा था। जल्दी से वो घर की तरफ दौड़ते हैं और जब वो अंदर पहुंचते हैं उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। जब वो देखते हैं कि रे हवा में तैर रहा है, वो दोनों इस नजारे को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और बस देखते रहते हैं जब तक वो धरती पर उतर नहीं जाता। जैसे ही वो नीचे आता है छत गिरने लगती है क्योंकि आर्थर बस एक बच्चा था। वो उसे दूर निकालने में देर कर देते हैं, लेकिन उसके माँ बाप तुरंत उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना उसे अपने आप में घुसाकर उसकी सुरक्षा कर लेते हैं, जो कि एक खून की मिलन से बचने की कोशिश थी। जल्दी वो सब रोने लगते हैं और
आर्थर को समझ आता है कि एलिस और रे अपनी पूरी कोशिश करेंगे उसे सुरक्षित रखने के लिए, जो कि एक ऐसा भरोसा है जो उसने अपनी पिछली जिंदगी में कभी नहीं महसूस किया था। एक छोटा लड़का जो अपने पार्टी से बेहोश हो गया है, दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचरर बनने की यात्रा पे निकल पड़ा है। उसे खुद भी नहीं पता होता है कि तकदीर ने उसे छुपी हुई ताकत दी है, जो वो सिर्फ एक अनजाने तरीके से पता करता है। क्या जबरदस्त एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा है? ये जानने के लिए जुड़े रहिए।